हेलो गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। हम कॉन्सेप्ट वीडियो 1 और 2 के अंदर 2 पैरामीटर और 3 पैरामीटर वेन डायग्राम की बात कर चुके हैं। आज की कॉन्सेप्ट वीडियो 3 में हम 4 पैरामीटर वेन डायग्राम की बात करेंगे और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा जिसने ये दो वीडियो नहीं देखी, ये दो वीडियो यहाँ पे देख के आए, क्योंकि अक्सर 4 पैरामीटर वेन डायग्राम हम कैट के सिलेबस में पहली बार पढ़ते हैं। और अगर आपके पास थोड़ा कॉन्टेक्स्ट होगा वेन डायग्राम का ये दो कॉन्सेप्ट वीडियो देख के, तो आपके लिए बहुत ही ईजियर होगा, वरना मैं तो समझा ही रहा हूँ, यहाँ पे समझ में आ जाएगा, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमें सीखना है 4 पैरामीटर वेन डायग्राम के वेन डायग्राम को ड्रॉ करना। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इसे ड्रॉ करना। तो इसको ड्रॉ करने के लिए, जैसे जब हम जीरो काटा खेलते हैं, उसका हम पहले टेबल बना लेंगे। तो आप एक जीरो काटा का टेबल बनाओ। जीरो काटा के टेबल में 9 बॉक्सेस होते हैं ना, ऐसे ही ऐसे सिंपल सा जीरो काटा का एक टेबल बना लो। उसके बाद इस वाले पॉइंट को इससे ज्वाइन करना है। एक सेकेंड, इस वाले पॉइंट को इससे ज्वाइन करना है, फिर इस वाले पॉइंट को इससे ज्वाइन करना है सिमिलरली, और इस वाले पॉइंट को इससे ज्वाइन करना है। तो ये हमारा 4 पैरामीटर वाला वेन डायग्राम बन गया। यहाँ पे 4 पैरामीटर होंगे, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ए, बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये रीजन के अंदर जो भी नंबर लिखा हुआ है, उतने लोगों को ए पसंद है। ये रीजन बी का है, मैं ऐसे मार्क कर देता हूं, ये रीजन बी का है, ये वाला रीजन सी का है, और ये रीजन डी का है। वो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा और समझ में आ जाएगा, पर सबको ड्रॉ करना आ गया। कैसे करना है ड्रॉ? बहुत ईजी है। जीरो काटा वाला टेबल बनाना है, ये रहा जीरो काटा वाला टेबल। अब फर्स्ट को थर्ड से, सेकंड को फोर्थ से, और फिर यहाँ टेढ़ा देखते हुए फर्स्ट को थर्ड से, सेकंड को फोर्थ से। ये आपका टेबल बन गया 4 पैरामीटर वाला वेन डायग्राम वाला। और आपको एंड और का टेबल याद है ना, जो मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो 2 में सिखाया था। मैं एक बार छोटा सा वो टेबल वापस बना देता हूँ। एंड और, जब भी एंड होता है तो इंटरसेक्शन, और होता है तो यूनियन। प्रोबेबिलिटी में यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस होता है। एक ये याद रखना है और एक टेबल सीखना है। इसके बाद हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं इस लेक्चर में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भूल मत जाना ड्रॉ कैसे करते हैं, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे चलते हैं। इसके बाद तो वही है। अब ये ए, बी, सी और डी है, ये 4 पैरामीटर है। ये 4 पैरामीटर के अकॉर्डिंग लोग डिवाइड हो रखे हैं। किसी को सिर्फ ए पसंद है, किसी को ए भी पसंद है, बी भी पसंद है, सी पसंद है, लेकिन डी नहीं पसंद है। वही पढ़ने वाले हम। तो अगर मैं बात करूं एग्जैक्टली वन, तो एग्जैक्टली वन में क्या क्या आता है? ओनली ए। कितने ऐसे लोग हैं जिसको ओनली ए पसंद है, ओनली बी पसंद है, ओनली सी पसंद है, ओनली डी पसंद है? ऐसे कितने लोग हैं? जो यहां पे लिखा होगा ना, ये देखो, इन इसके अंदर इस पूरे के अंदर, ये पूरा ए का है ना, ये पूरा ए का पिलर टाइप्स बना हुआ है। इसके अंदर ओनली ए का सिर्फ यही है ना, क्योंकि अगर आप कुछ और देखो, आप इसको देखो, ये ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, तो ये ओनली ए तो नहीं होगा पक्का। इसको देखो, ये ए में आ रहा है, बी में आ रहा है और सी में भी आ रहा है, तो ये भी ओनली ए नहीं होगा। तो इनमें से ओनली ए सिर्फ ये होगा। सिमिलरली ओनली बी सिर्फ ये होगा, ओनली सी सिर्फ ये होगा, ओनली डी सिर्फ ये होगा। इसका मतलब हमारे 4 रीजन ऐसे हैं, जो कि मैंने मार्क कर दिए डॉट्स लगा के, जो ओनली रिप्रेजेंट करते हैं। और इन सब के ग्रुप को ही एग्जैक्टली वन बोलते हैं, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। सेम बात है ना जो हमने उन दो कॉन्सेप्ट वीडियोस में करी थी, बस अब आपको 4 पैरामीटर वेन डायग्राम में वो बात सीखनी है। अब हम बात करते हैं एग्जैक्टली टू वाला रीजन। ऐसे कितने रीजन होते हैं? ऐसे 6 रीजन होते हैं। अच्छा, एग्जैक्टली वन के 4 रीजन होते हैं, एग्जैक्टली टू के 6 रीजन होते हैं। अब हम इसको पीएनसी से भी समझ सकते हैं, इसको हम 4C2 बोल सकते हैं। 4 पैरामीटर में से कितने लोग हैं जिनको दो ही पसंद है?
तो वो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। 4 3 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल था, इससे ये कट गया और 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, तो ये 6 आ गया, इसलिए 6 रीजन्स है। अब जिसको ये पीएनसी वाली बात समझ नहीं आई वो बिल्कुल टेंशन ना ले, जब हम पीएनसी पढ़ेंगे तो आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मुझे और भी चीज़ें बतानी पड़ेंगी फिर, क्योंकि ये 4 चीज़ें डिस्टिंक्ट होनी चाहिए और जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो भी डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो मैं बस करके दिखा रहा हूँ कि ये पीएनसी से आता है, ये 4C1 है, तो यहाँ पे 4 रीजन आ गए, इसलिए यहाँ पे 4 रीजन है और वो हम देख भी सकते हैं, हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो आज हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही करेंगे, पीएनसी से नहीं करेंगे। मैंने बस आपको बता दिया अगर कोई क्यूरियस हो तो। जैसे यहाँ पे 4 में से कितने लोग हैं जिनको 3 रीजन पसंद है, तो 4C3 4C1 ही होता है, इसीलिए इसका आंसर 4 है। और ऐसे 4 पेरीमीटर है हम पे, और कितने लोग हैं जिसको चारों ही पसंद है, कितने लोग नहीं है, कितने रीजन है ऐसे, तो वो 1 है और वो ओनली 1 रीजन है। पर ये सब हम चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। जैसे हम इस रीजन की बात करते हैं, जो मैं शेड कर रहा हूँ, इस रीजन की बात करते हैं, ये रीजन किस किस में आ रहा है, ये ABCD में से सिर्फ ए के पिलर में आ रहा है और सिर्फ बी के पिलर में आ रहा है। देखो ये सी के पिलर में तो आ नहीं रहा, क्योंकि सी और डी तो सिर्फ नीचे ही है, इसीलिए ये सिर्फ एग्जैक्टली 2 में आएगा, इसीलिए मैंने ये रीजन को एग्जैक्टली 2 में मार्क किया। अब आप कोई भी रीजन उठा लो, जैसे आप ये रीजन उठा लो, ये वाला रीजन, ये किस किस के अंदर आ रहा है, ये बी के पिलर में आ रहा है और ये डी के पिलर में आ रहा है। क्या ये सी के पिलर में आ रहा है, ना जी ना, ये सी के पिलर में नहीं आ रहा, ना ये ए के पिलर में आ रहा है, क्योंकि ए का पिलर तो यहीं खत्म हो जा रहा है, तो ये ए के पिलर में भी नहीं आ रहा, तो ये बी में आ रहा है और डी में आ रहा है, इसीलिए ये एग्जैक्टली 2 है। ऐसे आप कोई भी रीजन को देख के सोच सकते हो। तो मैं आपको बता ही देता हूँ, ये ए और बी में आ रहा है, ये वाला ए में आ रहा है और सी में आ रहा है, ये वाला रीजन अगर आप ध्यान से देखो तो ये बी में आ रहा है और सी में आ रहा है, देखो ये डी में आ नहीं रहा, ये ए में आ नहीं रहा, ये वाला ए में आ रहा है और डी में आ रहा है, ये वाला डी के अंदर आ रहा है और बी के अंदर आ रहा है। मैंने आपको बता दिया, आप 2 मिनट बैठ के इसे सोचो, खुद ड्रॉ करो, आपको खुद दिख जाएगा ये। उसके बाद एग्जैक्टली अच्छा इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, 2 रोमन नंबर के 2 से, और इस 2 का क्या मतलब है, ये 6 रीजन का कॉम्बिनेशन, इन 6 रीजन का सेट को 2 बोल देते हैं हम, इसको हम आगे और समझेंगे अभी। एग्जैक्टली 3 का मतलब ऐसे कितने लोग हैं जिनको ABC में से एग्जैक्टली 3 चीजें पसंद है। अब वो कुछ भी हो सकती है, एग्जैक्टली 3 चीजें, ABC भी हो सकती है, BCD भी हो सकती है, ABD भी हो सकती है, पर C नहीं हो सकती। 4 चीजें नहीं पसंद है, बस 3 चीजें पसंद है, एग्जैक्टली 3 चीजें पसंद है। अब वो रीजन्स कहाँ कहाँ बन रहे हैं, जैसे इसके बारे में बात करते हैं हम। तो जैसे यहाँ पे अगर 3 लिखा होता, तो इन 3 लोगों को A भी पसंद है, इन 3 लोगों को B भी पसंद है, इन 3 लोगों को C भी पसंद है। पर क्या इन 3 लोगों को D पसंद है, ना, इन 3 लोगों को D पसंद नहीं है, क्योंकि ये D में आ ही नहीं रहा, क्योंकि मैं D को मार्क करता हूँ, D तो यहाँ है और ये रीजन तो ऊपर है। तो अगर यहाँ पे 3 लिखा हो तो इसका मतलब क्या बनता है, उन 3 लोगों को ABC पसंद है, D नहीं पसंद। अगर यहाँ 10 लिखा हो, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, यहाँ 10 लिख दिया किसी ने, तो ऐसे 10 लोग हैं जिसको A पसंद है, C पसंद है, C पसंद है, D पसंद है, पर क्या B पसंद है, नहीं। B क्यों नहीं पसंद, क्योंकि मैं अब B को कलर करता हूं, ये रहे B के लोग जिनको B पसंद है, पर क्या ये वाला डॉट B में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो यहाँ के जो 10 लोग हैं, उन 10 लोगों को A भी पसंद है, C भी पसंद है, D भी पसंद है, लेकिन B पसंद नहीं है। अब समझ में आ गया ना ये रीजन। तो अब मैं बोल के दिखा देता हूं एक बार, यहाँ पे जितने लोग हैं उनको A पसंद है, मैं लिख ही देता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ के जितने लोग हैं उनको A पसंद है, उनको B पसंद है और उनको C पसंद है। यहाँ के जितने लोग हैं उनको A पसंद है, C पसंद है, D पसंद है। यहाँ पे आप खुद देख सकते हो, अब यहाँ वालों को C नहीं पसंद तो मैं बाकी सारे लिख दूँ, यहाँ वालों को A नहीं पसंद तो मैं बाकी सारे लिख दूँ। कितना सिंपल था ये, बहुत ही सिंपली हमने कर लिया, और इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ईजी है। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, इस 3 का मतलब है ये चारों रीजन, ठीक है ना। और ये तो अब सबको समझ में आ ही गया होगा, जैसे 3 वाले वेन डायग्राम में ये रीजन सबसे ओवरलैप हो रहा था,
मतलब ये सब में आता है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे कुछ भी 13 लिख देता हूँ तो ये 13 ऐसे लोग हैं जिनको ए पसंद है, बी भी पसंद है, सी भी पसंद है, डी भी पसंद है, क्योंकि ये सब में आ रहा है। अगर आप नोटिस करोगे ये आपको सब में दिखेगा। इसीलिए एक रीजन कैसा रीजन है जो सब में कॉमन है। इसलिए यहाँ मैंने 4C 4B1 है, पर आपको पीएनसी नहीं पढ़ना, छोड़ो। और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। और ऑब्वियसली बाहर वाले को हम नन से डिनोट करते हैं, वो हम आगे अभी देखेंगे। ठीक है, कि ये नन वाले का क्या मतलब है, जिसको ए भी नहीं पसंद, जिसको बी भी नहीं पसंद, जिसको सी भी नहीं पसंद, जिसको डी भी नहीं पसंद। ये बार का मतलब नेगेशन होता है, इसका मतलब होता है नहीं पसंद। आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन से ना फिर से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ, मैं उन 2 वीडियो से बताता आ रहा हूँ। ओनली सी का मतलब है नंबर ऑफ पीपल जिनको ओनली सी पसंद है। ये नंबर ऑफ पीपल है, कौन है उससे फर्क नहीं पड़ता। ये लिखते ऐसे है, मैंने कन्वीनियंस के लिए वहां पे एन नहीं लिखा। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल जिनको ए पसंद है, नंबर ऑफ पीपल। क्योंकि वेन डायग्राम में हम नंबर ऑफ पीपल की बात करते हैं ना, पीपल से मतलब थोड़ी है, नंबर ऑफ पीपल से मतलब है। चलो अब देखते हैं ओनली सी। ओनली सी, इस वेन डायग्राम में देखो ओनली सी कहाँ है, ये रहा। उसका नाम इत्तेफाक से सी है। ये वेरिएबल नहीं होगा क्वेश्चन में, या तो नंबर्स दिए होंगे, आपको एक वेरिएबल फाइंड करना है, ये सारे वेरिएबल नहीं होंगे, मेरा कहने का मतलब ये है। तो ओनली सी की जगह मैं सी लिख दूं, बिल्कुल सही। ओनली ए बी एंड सी, इसका क्या मतलब है, ये तो एग्जैक्टली 3 वाला रीजन हो गया ना, कि ए पसंद है, बी पसंद है, सी पसंद है, बस डी नहीं पसंद आना चाहिए, तभी यहां ओनली लिखा है। तो ओनली ए बी और सी। याद है आपको 3 वाले रीजन कौन से थे? तो जैसे ही मुझे पता लगा या 3 वाले एग्जैक्टली 3 वाले किसी की बात हो रही है, तो मैंने इन चारों को देखा और इन चारों में ए बी और सी मुझे के दिखा, तो मैं यहाँ पे के लिख दूंगा। सबको क्लियर है ना? इतना बहुत ही ईजी है, मुझे तो नहीं लगता कुछ भी डिफिकल्ट है इसमें। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि और का मैंने क्या बताया ऊपर अभी उस टेबल में देखा, तभी ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को बहुत पसंद है ये टेबल। तभी और का मतलब होता है यूनियन, तो मैं इसकी जगह तो पहले यूनियन लिख देता हूँ। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का मैंने क्या सिखाया था। अच्छा अब ना जरा इस पे आते हैं। अगर 2 पेरीमीटर वाला होता है और यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखा हुआ है और मैं बोल दूँ ए यूनियन बी, तो आप लोग क्या बोलोगे? ये रहा ए यूनियन बी। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे भी यही करना है। ए की जितनी चीज़ें हैं, यूनियन बी की जितनी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें, और यूनियन सी की जितनी चीज़ें, तो सबको प्लस करना है इस डी और पी के अलावा। यही करना है ना इस क्वेश्चन में। अब हमें बहुत सारा लिखना पड़ेगा, फटाफट लिख देते हैं हम, क्योंकि ये अब तो यूनियन बन गया ना, तो मैं इसको यहाँ पे छोटा छोटा लिख देता हूँ। हमें पूछा यही है, और का मतलब यूनियन ही होता है, तो हमने ये कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद अब मैं प्लस नहीं लगा रहा, आप समझ जाना ये प्लस है। ए ई एफ के एल ओ जे एम बी जी एन आई सी एच, इन सब का एडिशन है इसका आंसर। अब यहाँ पे नंबर्स होंगे, वो आपको प्लस करके बताना पड़ेगा, पर इस सब का आंसर ये है। ठीक है, ओनली ए एंड डी। ओनली ए एंड डी का मतलब ए होना चाहिए, डी भी होना चाहिए, बस। तो ये एग्जैक्टली 2 के कोई रीजन में बात होगी। अब एग्जैक्टली 2 के थे कौन कौन से, यही याद करना इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं, मेरे को तो याद है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मैंने सर्कल करे हैं, ये होते हैं एग्जैक्टली 2। इन सर्कल में से ही मेरा कोई आंसर होगा, क्योंकि हमने इतना फिगर आउट कर लिया ना, ये इसके सेट का ही कुछ है। तो ये रहा एग्जैक्टली 2, लो कलर कोड भी कर दिया मैंने, ये रहे एग्जैक्टली 2। और अब मुझे इनमें से ए और डी ढूंढना है। तो ये जे है ना जो ए को भी पसंद करता है, और जे ही है ना जो डी को भी पसंद करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जे। इजी है ना, कोई मुश्किल नहीं है। 4 वाला तो सबको पता है। अब बीच में ये ओ है, ओ, ये 0 नहीं है, ये ओ है। इसको O1 बना देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये O1 है। अगर सी और डी बोला है, वही बात है। और का मतलब क्या होता है? यूनियन होता है। तो सी यूनियन डी, तो सी यूनियन डी का मतलब क्या होगा? जितने भी सी के हैं प्लस जितने भी डी के हैं। अब ना ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। जितने भी सी के हैं, चलो पहले सी के लिखते हैं। इसको ना, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं। जितने भी सी के, कितने सी के? सी एच जी एन
O1 के LF, और अब D के कितने हैं, क्योंकि D में ये रो तो आई गई ना, देखो C के और D के, बस इन्हें प्लस करना है, तो मैं नीचे वालों को प्लस कर देता हूं, DIM और J, इन सब के बीच में एडिशन का साइन है, ठीक है। अब यहां पे लिखा है C एंड D, एंड का क्या मतलब होता है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, मतलब A होना चाहिए एंड C होना चाहिए एंड D होना चाहिए। तो क्या ये एग्जैक्टली 3 वाला है, नहीं, ये एग्जैक्टली 3 वाला ये है। आओ पहले इसे करते हैं, ओनली A C और D, ऐसे कौन लोग हैं जिन्हें A पसंद है, C पसंद है और D पसंद है, ठीक है। A पसंद है, C भी पसंद है और D भी पसंद है, और B पसंद नहीं है, और B पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ ओनली लिखा था। तो ऐसे L होंगे ना, यहाँ पे कोई नंबर होगा, मतलब L लिखूंगा ना यहाँ पे, तो ये एग्जैक्टली 3 वाला निकला। हाँ, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली 3 वाला निकला। पर अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली 3 वाला नहीं है, क्योंकि A पसंद है, C पसंद है और D पसंद है। तो ऐसे कितने लोग हैं, वो L+O1 होगा, ये O1 था। मैं बता देता हूं क्यों, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, क्योंकि ऐसे कितने लोग हैं जिनको A पसंद है, एक सेकंड, जिनको A पसंद है, जिनको C भी पसंद है, और अब मैं अलग कलर से करता हूं, देखो, जिनको D भी पसंद है। इन सब के बीच में क्या कॉमन आ रहा है, इन सब के बीच में बस ये दो चीजें कॉमन आ रही है। आप अपनी कॉपी पे लिख के देखना, यहाँ थोड़ा हौच पौच हो गया, आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि ये और ये नीचे वाला, देखो अब ये लाइन सिर्फ नीचे वाली है, इनके बीच इन तीनों चीजों में क्या कॉमन है, ये कॉमन है। और कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ एंड लिखा था, एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा L+O1। ये O1 इसलिए लिखा है ताकि आपको जीरो ना लगे, इसका आंसर हो जाएगा L+O1। सबको क्लियर है ना इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही आसान है, यही नुआंस है और यही फील है इस चैप्टर की। जिसको ये समझ में आ गया, फिर जो 19 सेट्स कराऊंगा मैं, उसके अंदर तो क्वेश्चन टाइप्स होंगे, वो प्रैक्टिस करते करते आ जाते हैं, और बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं वेन डायग्राम के, बिल्कुल मुश्किल नहीं होते। आप PYQ उठा के देख लो मेरे सेट्स कराने के बाद, आपको बहुत ईजी लगेंगे। अब हम बात करते हैं एटमोस्ट 2 की। एटमोस्ट 2 का क्या मतलब है, ज्यादा से ज्यादा दो, तो मैं एक बार ना सारे लिख देता हूं फिर से, 3 और 4, तो ज्यादा से ज्यादा दो, तो ये 3 4 वाले तो होने ही नहीं चाहिए, तो इसका आंसर होगा जितने भी लोग हैं जिनको कोई नहीं पसंद, एक भी नहीं पसंद ABCD में से, फिर जिनको सिर्फ एक पसंद है और जिनको दो पसंद है। अब आप ये खुद लिख लोगे ना, या मैं लिख के दिखाऊं, चलो मैं लिख ही देता हूँ छोटा छोटा। इसका आंसर होगा जिसको कोई नहीं पसंद वो तो P है, ऐसे P लोग हैं, वो P नहीं है, ऐसे P लोग हैं, P एक नंबर होगा। फिर एटमोस्ट 2 था, तो समझ गए ना, 3 वाले हटा दिए और 4 वाले हटा दिए। अब 1 वाले कौन कौन थे, याद करते हैं, चलो 1 वाले कौन कौन थे, ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन और ये रीजन। तो यहाँ लिख दूं, अच्छा मैं ना प्लस साइन नहीं लिख रहा, वो मैं पहले भी नहीं लिख रहा था, अब भी नहीं लिखूंगा, ABCD, ठीक है। और अब 2 वाले, अच्छा अब 2 वाले कौन से थे, अभी याद कर लेते हैं, कौन कौन से रीजन थे, आओ अलग कलर से रीजन याद करें बैठ के, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 वाले, 2 वालों की जगह मैं लिखूंगा EFGIJH। अब पेपर में आपको ऐसे तो लिखना नहीं होगा, आपको इन सब का सम करना होगा, यहाँ कोई नंबर होंगे जैसे 1 10 12, आप इन सब का सम करके लिख देना आंसर। एटलीस्ट 3 का क्या मतलब है, ऐसे कितने लोग हैं जिनको एटलीस्ट 3 चीजें पसंद है, आप समझ रहे हो ना क्या क्वेश्चन है। अब एटलीस्ट 3 में फिर से मैं सारे लिख देता हूँ, चलो अलग कलर से लिखते हैं, 0 1 2 3 4। एटलीस्ट 3 का मतलब 3 तो कम से कम होने चाहिए, तो 4 भी हो सकते हैं। तो ये रीजन और ये रीजन्स नहीं लेने, तो मुझे 3 और 4 वाला लेना है, ठीक है। 3 और 4 वाला कहाँ कहाँ होता है, चलो याद करते, 3 वाला रीजन कहाँ था, ये रहा 3 वाला,
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ KLMN और ये O1 था, और 4 वाले की जगह क्या लिख दो O1। इन सब का एडिशन ही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब एटलीस्ट वन का मतलब सारे के सारे पी छोड़ के, क्योंकि अच्छा एटलीस्ट वन, अब ना चलो सारे रीजन ही लिख देते हैं, ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे ही कर लेते हैं। एटलीस्ट वन का मतलब है कम से कम एक तो होना चाहिए। कम से कम एक का क्या मतलब है, और भी हो सकते हैं, कम से कम एक है, ज्यादा ज्यादा तो बताया नहीं। एटलीस्ट का क्या मतलब होता है, कम से कम एक तो होना चाहिए, और ये बताया कितने, 1 लाख भी हो सकते हैं, तो 4 तक जाएंगे। ये सारे लेने हैं, ये जीरो वाला नहीं लेना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एड एवरीथिंग एक्सेप्ट पी, क्योंकि पी किसका था, नन वाला था। मेरे को वो सारे लिखने पड़ते वेरिएबल, इससे अच्छा मैंने ये लिख दिया। आप समझ गए ना हमें क्या करना है, 1 + 2 + 3 + 4। अभी क्वेश्चन आएंगे आप समझ जाओगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ए एंड बी बट नाइदर बी नॉर डी। ठीक है, सॉरी, ए एंड सी बट नाइदर बी नॉर डी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ए एंड बी कहाँ है। तो ठीक है, ए ये था और बी ये था, तो ए एंड बी। अच्छा, एंड क्या होता था, इंटरसेक्शन। तो इनका इंटरसेक्शन पार्ट का है, ये रहा ना, ये ए में भी आता है और ये चारों सी में भी आता है। मैं बार बार बी बोल रहा हूँ, वहां सी लिखा है, सॉरी। ये ए में भी आते हैं ये चारों, और ये सी में भी आते हैं। ठीक है, इसमें से हमें हटाना क्या है, हमें बी वाले भी हटाने और हमें डी वाले भी हटाने। तो इन चारों में सबसे पहले बी वाले हटा दो, जो हमें बी वाले चाहिए ही नहीं, नाइदर बी नॉर डी, तो बी वाले हटा दिए। और डी वाले भी हटाने थे, तो डी वाले में ये हटेगा और ये भी हटेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ एफ हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए और ये ड्रॉ करना आना चाहिए। इसके बाद ये सब आपको रिवॉच भी करना पड़े तो आप एक बार रिवॉच कर लेना, इतना टफ नहीं है। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आराम से इंट्यूशन में आ जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद वही हम 3 इक्वेशंस लिखेंगे। अब जिसने भी वो 2 वीडियो देख रखी है उसके लिए ये इक्वेशंस लिखना बहुत ईजी हो जाएगा, वरना थोड़ा टायरसम रहेगा, मैं तो समझा ही रहा हूँ। इस इक्वेशन का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। इस इक्वेशन का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन द सर्वे, कितने लोगों पे आपने सर्वे करा है। इसका मतलब आपको ये सब कुछ ऐड करना है, तो हमने ये सब कुछ ऐड कर दिया। उसके बाद जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो हमारी ऐसी इक्वेशन आ जाएगी, इसको कहते हैं ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ओवरलैपिंग अलाउड नहीं होती, ओवरलैपिंग इज नॉट अलाउड। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, exactly 1 + exactly 2 + exactly 3 + exactly 0, जिनको कुछ नहीं पसंद। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं करना होता। जो हमारा वेन डायग्राम है, ऐसा वेन डायग्राम बनेगा हमारा। हमें सब कुछ ऐड करना होता है, यहाँ एक नन वाली चीज भी लिखी होगी, वही होता है एस इक्वेशन, उसी को ही हम एस इक्वेशन कहते हैं। तो आई होप आपको एस समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं एक्स इक्वेशन पे। एक एक्स इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती थी, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ए, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बी, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक सी, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक डी, और इसके अंदर ओवरलैपिंग अलाउड होती थी, है ना। 2 पैरामीटर वाले में भी हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है, 3 पैरामीटर, तो 4 में क्या चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, यही इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अब नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ए में देखो, मैंने ये पूरे पिलर के वेरिएबल लिख दिए। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बी में मैंने सारे बी के वेरिएबल्स लिख दिए, सी में मैंने सी के लिख दिए, डी में मैंने डी के लिख दिया, और फिर मैंने ग्रुपिंग करी वेरिएबल्स की। अब मैंने ग्रुपिंग क्यों करी, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें बोलूंगा एक्स इक्वेशन लिखो 4 पैरामीटर के लिए, तो तुम क्या मुझे इतना लंबा बताओगे, नहीं, तुम मुझे ये बताओगे ये सबसे कन्वीनियंट फॉर्म है इस इक्वेशन को लिखने का। और जिसको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो ऐसे ही लिखता है, क्योंकि ये सबसे तेज मेथड है लिखने का। और हमें पता है ना इस 2 का क्या मतलब है, 6 रीजन्स। इस 3 का क्या मतलब है, 4 ऐसी रीजन है, ये हमें पता है ना। इस 4 का क्या मतलब है, एक रीजन ऐसा है सिर्फ।
इस 1 का क्या मतलब है, एक रीजन ऐसा नहीं, सॉरी 4 रीजन ऐसे हैं। ये तभी तो मैंने रोमन नंबर 1 सिखाया। यहाँ पे मैंने ये 1 इन 4 रीजन को सिखाया क्यों था, ताकि हम ये सारी इक्वेशंस तेज लिख पाए, कन्वीनियंटली लिख पाए। तो कन्वीनियंस के लिए हम x को ऐसे लिखते हैं, और फिर हम x माइनस एस पढ़ेंगे, जिसको मैं पहले आपको डायरेक्टली लिखना सिखा देता हूँ हर बार की तरह, फिर बहुत ईजी हो जाएगा काम। एस इक्वेशन क्या होती है, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2 वाले रीजन, एग्जैक्टली 3 वाले रीजन, एग्जैक्टली 4 वाला रीजन, और वो रीजन जिसके अंदर वैसे लोग हैं जो किसी को पसंद नहीं करते चारों में से। हो गई एस इक्वेशन। एक्स इक्वेशन कैसे लिखते थे, याद है ना सबको? ये थोड़ा गैप देके मैंने क्यों लिखा है, जिसने वो वीडियोस देखे उनको समझ में आ गया होगा। एग्जैक्टली 2 वाले रीजन्स का कोफिशिएंट 2 होता था, 3 वाले का 3 होता था, 4 वाले का 4 होता था। यही चीज मैंने यहाँ पे डिराइव करके दिखा दी है। जिसको भी डाउट है वो यहाँ पे देख सकता है, खुद करके देख सकता है, यही आंसर आता है। ठीक है, उसके बाद हमें लिखना होता है एक्स माइनस एस इक्वेशन। ये हम तभी लिखते हैं जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नन वाला 0। इसका मतलब क्या है, जो हमारा ये P है ये 0 होता है। यहाँ पे हमारा जो P है वो 0 होता है। इसका मतलब हमारा यहाँ पे वेन डायग्राम चल रहा है, वेन डायग्राम चल रहा है, वेन डायग्राम चल रहा है, और यहाँ पे जो है नन वाला है वो अगर 0 गिवन है, 0, तो x माइनस एस इक्वेशन लिखने का बहुत फायदा होता है हमें। और वो हम लिखते कैसे हैं, जितने भी पार्ट ओवरलैप्ड है पहले उनको लिख लो। अच्छा, क्या क्या ओवरलैप होता है, सिर्फ अब इतना तो सबको समझ में आ गया होगा ना, सिर्फ एग्जैक्टली 1 वाला जो रीजन होता है ना, उसके अंदर ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग को मैं ऐसे जब मैं पूरा लिख देता हूँ, उसके अंदर जो ओवरलैपिंग होती है वो नहीं होती, बाकी हर रीजन में ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, ये रीजन है, ये ओवरलैपिंग में है कि नहीं, बिल्कुल है। इसमें ए के अंदर भी ये रीजन आ रहा है और बी के अंदर भी ये रीजन आ रहा है, तो हुई ना ओवरलैपिंग। अगर हम इस रीजन में बात करें, ये तो 3 से ओवरलैप्ड है, ए के अंदर भी आ रहा है, बी के पिलर में भी आ रहा है, सी के पिलर में भी आ रहा है, ये 3 से ओवरलैप्ड है। और फिर 4 वाला तो पक्का ओवरलैप होगा ही ना, ये तो सब में आ रहा है, तो ये सबसे ओवरलैप्ड है। तो x माइनस एस लिखते हुए हम ओवरलैप्ड रीजन को लिख देते हैं यहाँ पे। तो कौन कौन से रीजन ओवरलैप होते हैं, सिर्फ 1 वाला नहीं होता, 2 वाला ओवरलैप होता है, 3 वाला होता है, और 4 वाला होता है, और 0 वाला तो 0 ही है, वो तो हमने यहीं खत्म कर दिया है। जब हम x माइनस एस की डेफिनेशन लेते हैं तो हम इस रीजन को ऊपर ही उड़ा देते हैं, तो उस रीजन को लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब मैंने गैप क्यों छोड़े हैं, जिन्होंने भी मेरी वीडियोस देखी है उनको तो समझ में आ गया होगा अब करना क्या है। इनके कोफिशिएंट्स क्या होते थे, इनके कोफिशिएंट्स एक्स्ट्रा काउंट्स होते थे। एक्स्ट्रा काउंट्स उन रीजन्स के, एक्स्ट्रा काउंट्स ऑफ रीजन्स ऑफ रीजन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ दैट रीजन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, अब कि जो 2 वाला है, चलो उस रीजन का एक पार्ट उठा के देखते हैं। ये वाला है, ये वाला एस के अंदर तो एक ही बार काउंट होता है, लेकिन एक्स के अंदर ही कितनी बार काउंट होता है, 2 बार। एक बार एन ए, देखो इसमें हम ऐसे करते हैं ना, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी। तो जब हम एन ए प्लस एन बी करेंगे, एन सी एन डी भी, तो ये रीजन 2 बार काउंट हो रहा है ना। सिमिलरली कोई सा भी आप 2 वाला रीजन बताओ, ये एन ए के अंदर काउंट हुआ है और ये एन सी के अंदर भी काउंट हो गया। अब ये वाला रीजन देख लेते हैं, ये वाला एन बी के अंदर काउंट हुआ है और ये एन डी के अंदर भी काउंट हो गया, यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, ये इन 2 में काउंट हो गया। तो जब हम एक्स लिख रहे हैं तो ये सारे 2 वाले रीजन कितनी बार काउंट हो रहे हैं, 2 बार। लेकिन एस में कितनी बार काउंट होते हैं, 1 बार। ये मैं सारे 2 वाले रीजन की बात कर रहा हूं। तो एक्स्ट्रा कितनी बार काउंट होगा ये एक्स के अंदर, 2 माइनस 1, 1 बार, इसलिए यहाँ पे कोफिशिएंट आता है 1। वैसे ही जितने भी 3 वाले रीजन है, जितने भी 3 वाले रीजन है, ये रीजन है, ये एक बार जब हम एक्स लिख रहे हैं तो अब एक बार ए के साथ काउंट हो गया, एक बार बी के साथ काउंट हो गया, एक बार सी के साथ काउंट हो गया। पर ये एस में सिर्फ एक बार काउंट हुआ, लेकिन ये एक्स में 3 बार काउंट हुआ।
तो ये एक्स्ट्रा कितनी बार काउंट हो गए? 2 बार, क्योंकि जितने भी 3 वाले रीजन है ये एस के अंदर 1 टाइम काउंट हुए हैं, लेकिन एक्स के अंदर 3 टाइम काउंट हुए हैं। तो ये एक्स्ट्रा काउंट कितनी बार हो गए? 2 बार। वैसे ही 4 वाले देख लो, 4 वाला एस के अंदर 1 बार काउंट हुआ है, लेकिन एक्स के अंदर एन ए में भी काउंट हुआ, एन बी में भी काउंट हुआ, एन सी में भी काउंट हुआ, क्योंकि ओवरलैपिंग अलाउड थी, एन डी में भी काउंट हुआ 4 बार। तो एक्स्ट्रा कितनी बार काउंट हुआ? 3 बार। इसीलिए x माइनस एस में इसका कोफिशिएंट आ जाएगा 3। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया है। और ये इन तीनों को डायरेक्टली लिखने का फास्टेस्ट मेथड है। और अगर आपको ये डायरेक्टली लिखने आते हैं तो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड बहुत तेज हो जाएगी, आपको बाकी कैंडिडेट से बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा कैट में, जैट में, हर एग्जाम में। एक बार अब हम देखो, हमने एक्स एस इक्वेशन देख ली, हमने एक्स इक्वेशन देख ली, अब हम एक्स माइनस एस देख लेते हैं। अब ये ना एक्स माइनस एस में ऊपर जाके देख लो एक्स क्या है, और ये ना एक्स लिखने का फास्टेस्ट मेथड है, क्योंकि हमें समझ में आता है ये 2 का मतलब है 6 ऐसे रीजन, ये 3 का मतलब है 4 ऐसे रीजन जो एग्जैक्टली 3 वाले हैं, ये 4 का मतलब है सिर्फ एक ऐसा रीजन जो बीच में लाई करता है। तो ये एक्स लिखने का फास्टेस्ट तरीका है, और यहाँ पे हमने एस लिख दिया। अब हम माइनस करेंगे तो यही बनेगा जो मैंने आपको अभी लिख के दिखाया, और वो मैंने आपको यहाँ पे पीडीएफ में लिख के भी दे दिया है। सेकेंड रीजन इज काउंटेड 1 टाइम एक्स्ट्रा इन एक्स इक्वेशन वर्सेस एस इक्वेशन। थर्ड रीजन का मतलब है 4 ऐसे रीजन है ना, थर्ड रीजन यहाँ पे जो रोमन नंबर 3 है इसका मतलब है 4 रीजन्स ऑफ सच टाइप इज काउंटेड 2 टाइम्स एक्स्ट्रा, और ये 3 टाइम्स एक्स्ट्रा, इसका इसीलिए इनके कोफिशिएंट्स 1, 2 और 3 होते हैं। तो आई होप आपको ये 3 इक्वेशंस डायरेक्टली लिखनी आ गई होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आप इन तीनों वीडियो को ध्यान से देखना। थैंक यू वेरी मच।